हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सतीश सर आपको मेरे अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स सेंटर में आपको स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वादा किया है कि अभी तक जो भी स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़े हैं या फिर पढ़े हैं उनके लिए एक ऐसा सीरीज लाया जाए जिससे वह कम से कम 400 या 450 तक पहुंच पाए। इसके लिए मैं पूरे क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन कराने का प्रॉमिस किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी और हम सभी जानते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है उससे कम से कम 10 या 15 मार्क्स पूछे जाते हैं वह चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं। पहले है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक फैक्टर है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते। तो प्रकाश का परिभाषा बोलेंगे, डिफिनेशन, कि प्रकाश वह भौतिक फैक्टर है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है, कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक फैक्टर है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल है कि यहाँ से हम पटना को भी देख सकते थे, लेकिन अफसोस की बात है कि पटना में कोई अपना प्रकाश नहीं है। नहीं तो अगर हम तारा को देख सकते हैं जो हजारों हजार किलोमीटर है, उसको देख सकते हैं, तो पटना क्या कितना दूरी है? करीब 150 किलोमीटर है। क्या हम पटना को नहीं देख सकते थे? उसको भी देख सकते थे, लेकिन उसमें अपना कोई प्रकाश नहीं है और फिर गाछ वृक्ष ढके हुए हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी जीव को अगर देखना है तो उसमें प्रकाश और स्वच्छ आंख दोनों की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रकाश का डिफिनेशन जान चुके होंगे कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और याद रखना है प्रकाश में कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, तरंग है। तभी तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को संचरण अर्थात गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, हवा में भी गमन कर सकती है,
गैस में भी गमन कर सकती है, द्रव में भी गमन कर सकती है और ठोस में भी गमन कर सकती है। हो सकता है कि विभिन्न माध्यम में यदि प्रकाश गमन करे तो उसका चाल भिन्न भिन्न होगा, पर प्रकाश को गमन करने के लिए अर्थात संचरण के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। वह किसी भी माध्यम में प्रकाश गमन कर सकता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, उससे थोड़ा कम होता है हवा में, हवा या वायु के हैं, उससे थोड़ा कम होता है गैस में, उससे थोड़ा कम होता है द्रव में, उससे सबसे कम होता है फ्रेंड्स ठोस में। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, तो हम आंसर टिक आउट कर देंगे निर्वात। जनरली प्रकाश की चाल पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसको मीटर में बदले तो 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ा ज्यादा होता है, 3.08 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, पर लगभग इतना ही लिया जाता है जितना शून्य में प्रकाश की चाल होता है, या फिर वायु में प्रकाश की चाल होता है, या फिर हवा में प्रकाश की चाल होता है, उतना ही प्रकाश की चाल निर्वात में भी लिया जाता है। लेकिन कहेगा फ्रेंड्स कि पानी में कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अगला चैप्टर में पढ़ने का है, लेकिन बता दूं कि सबसे ज्यादा तो निर्वात में होता है 3.08 गुना, सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3.08 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में या शून्य में प्रकाश की चाल, हवा कहें या वायु कहें या शून्य कहें, में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो बोलेंगे 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और बोला जाएगा कि जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? जल में प्रकाश की चाल तो बोलेंगे 2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो हीरा में प्रकाश की चाल होता है 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होता है। सबसे ज्यादा निर्वात में होता है और सबसे कम ठोस में प्रकाश की चाल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हीरा ज्यादा ठोस इन सभी में आया है, तो हीरा में प्रकाश की चाल कम है। और अगर आपसे पूछ देगा फ्रेंड्स कि अगर समुद्र में प्रकाश की चाल को गुजारा जाता है किसी प्रकाश को, तो कितना मीटर दूरी तय करेगा? तो लगभग 200 मीटर तक दूरी तय करेगा। समुद्र में यदि प्रकाश की चाल गुजारेंगे तो 200 मीटर दूरी तक जाएगा प्रकाश। तो फ्रेंड्स, इतना आप समझ चुके होंगे। तब अब आता है कि प्रकाश स्रोत क्या है।
अभी प्रकाश स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पूछा नहीं जाता है, इसीलिए मैं इसको बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। प्रकाश स्रोत क्या है? तो आप लिख लेना कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल है टॉर्च, सूर्य। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का उदाहरण है फ्रेंड्स सूर्य। तो प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, उस वस्तु को। तो मेरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो कहेंगे मेरा सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है सूर्य। और बोलेंगे तो बल्ब, और बोलेंगे तो टॉर्च। ये सब प्रकाश का स्रोत है क्योंकि उससे हमको प्रकाश निकलता है। अब आता है वस्तु, जैसे प्रदीप्त वस्तु, ये भी नहीं पूछता है तो मैं बता देता हूं प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, अर्थात जो प्रकाश निकालता है, उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जो प्रकाश निकालता है फ्रेंड्स उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो प्रकाश नहीं निकालता है उसको हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। यह नहीं पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर लिखने का मन हो तो आप कॉपी में नोट कर लेना, और नहीं लिखने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बता दे रहा हूं कि प्रदीप्त वस्तु क्या है। तो वह वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है प्रदीप्त वस्तु कहलाता है, और जो वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है अप्रदीप्त वस्तु कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन प्रदीप्त है। जो प्रकाश निकालता है जैसा कि सूर्य, तो वह प्रदीप्त वस्तु है। टॉर्च, जलता टॉर्च, वह प्रदीप्त वस्तु है। जलती मोमबत्ती, वह प्रदीप्त वस्तु है। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रदीप्त वस्तु ये सभी है, तो अप्रदीप्त वस्तु क्या क्या होंगे। जैसा कि कुर्सी, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। टेबल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये सभी क्या है? तो अप्रदीप्त वस्तु है। रबर, प्लास्टिक, जो भी कहें, सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद फ्रेंड्स ये आता है पारभासी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, पारदर्शी पदार्थ कॉपी में नोट कर लेना कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को आसानी से गुजरने देता हो। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, एक होता है पारभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है फ्रेंड्स? तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को आसानी से गुजरने दे देता है, वो भी अपने में से। वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को किरणों को किरणों को आसानी से गुजरने गुजरने देता हो, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल, या यूं कहें
कि जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार हो जाता है उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल वायु, जल, कांच, ये सब अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इन सभी पदार्थों से प्रकाश आसानी से आर पार हो जाएगा। यूं कहें तो वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को आसानी से गुजरने देता हो पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। अब है अपारदर्शी पदार्थ, तो इसका अपोजिट करेंगे फ्रेंड्स, वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को आसानी से गुजरने नहीं देता हो, वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को गुजरने नहीं देता हो, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। कौन कौन आसानी से पदार्थों को गुजरने नहीं देता है? तो फ्रेंड्स लिखेंगे कुर्सी, टेबल, किताब, ये सब है जो प्रकाश के किरणों को आसानी से गुजरने नहीं देता हो, मतलब देवे नहीं करता हो। आसानी से छोड़ो तो साफ से देवे नहीं करता हो, वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को गुजरने नहीं देता हो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और समझ चुके होंगे कि अपारदर्शी पदार्थ क्या है। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को कुछ भाग को गुजरने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल कहें तो कौन, सोचिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रकाश के किरण को कुछ भाग को ही गुजरने देता है, कुछ भाग को गुजरने देता है। कौन कौन से पदार्थ हैं? तो फ्रेंड्स बता दूं कि घिसा हुआ कांच, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज, और एक ठो कौन सा है? तो कोहरा है। कोहरा,
इसके अलावे आप अगर जानते हैं फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसके अलावे और कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रकाश की किरणों को कुछ भाग को ही गुजरने देता है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं अगले वीडियो में उसको भी बता दूं तो और सारा स्टूडेंट जो हमसे जुड़े हैं वह भी उस एग्जाम्पल को जरूर से जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, अब आता है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप जानते हैं कि प्रकाश का गुण क्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश का एक गुण है प्रकाश का गुण कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, यूं कहें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, उसके बाद आता है कि किरण क्या है। पूरा डिटेल ही कर देते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसमें हम टाइम देंगे, और जो जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको मैं टाइम नहीं देंगे, लेकिन बता देते हैं पूरा ही। तो प्रकाश का गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब आता है फ्रेंड्स कि किरण क्या है। किरण कहें या प्रकाश किरण कहें, किरण या प्रकाश किरण, किरण तो सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को, सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को, करने वाली प्रकाश को प्रकाश को को हम किरण कहते हैं। प्रकाश को किरण कहा जाता है। सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहा जाता है। अब है फ्रेंड्स कि किरण पुंज क्या है। तो जैसा कि आप अगर देहाती एरिया से होंगे, गांव से होंगे, तो आपको पता होगा कि लेबारी का पुंज क्या होता है। ढेर सारे लेबारियों के समूह को लेबारी का पुंज कहा जाता है। उसी प्रकार से ढेर सारे किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहेंगे। जिस तरह ढेर सारा लेबारियों का समूह रहता है तो लेबारी का पुंज बोलते हैं, उसी प्रकार से ढेर सारा जब किरणों के समूह रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो किरण पुंज बोलेंगे। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज क्या है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज है।
कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों का समूह के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब कहेगा फ्रेंड्स कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो बता दूं कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज दूसरा अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और तीसरा क्या है, तो समानांतर किरण पुंज। तीसरा कौन होता है, तो तीसरा बोलेंगे कि समानांतर किरण पुंज होता है। समानांतर किरण पुंज। अब जानने का प्रयास करते हैं कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो फ्रेंड्स आप कॉपी पर नोट कीजिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है। इसमें होता है कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है। एक बिंदु पर जाकर मिलेगा तो उसको कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलेगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। देखिए वो बिंदु पर जाकर प्रकाश की किरण मिल रहा है तो इसको इस प्रकार के किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो फ्रेंड्स कॉपी और कलम पर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है, इस प्रकार के प्रकाश के किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। देखिएगा वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती है उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसको बोला जाता है अपसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इस प्रकार के प्रकाश के किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। अब तो इसको बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इस प्रकार के प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसी को हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अब समानांतर किरण पुंज में क्या बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसको हम बोलेंगे समानांतर किरण पुंज। तो लिख लीजिएगा फ्रेंड्स कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसको हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज।
अब आता है फ्रेंड्स प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सकता है कि आपका डिफिनेशन अलग हो। मैं बता देता हूं फ्रेंड्स कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसको मैं लिखता हूं। जब प्रकाश की किरण की किरण किरण जब प्रकाश की किरण किसी सतह से जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है, वापस या लौटती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसको ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश की इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन तो प्रकार दो तरह से होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरह से होता है। पहला तरह से तो हो सकता है कि प्रकाश की किरण जो है चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता हो, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन एक होता है अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है, जैसे कोई चिकना सतह से टकराकर वापस लौटेगा फ्रेंड्स, तो उसका अधिकांश परावर्तन नियमित ढंग से हो जाएगा और वह नियमित परावर्तन कहलाएगा। तो जब प्रकाश की किरण जैसे चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटता है, जैसे कि हम समतल दर्पण ले लेते हैं, तो उसको कहा जाता है नियमित परावर्तन। या फिर ऐना बोलो या फिर थाली उली होता है, वह चिकनी सतह होता है, उससे जब टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। या जब प्रकाश की किरण उखड़ खाबर सतह से टकराकर वापस लौटता हो, जैसे इस तरह से सतह हो, उखड़ खाबर इस तरह से हो, इससे जब टकराकर वापस लौटता है तो कुछ उधर जाएगा तो कुछ उधर जाएगा तो कुछ उधर जाएगा प्रकाश की किरण, और इस प्रकार के परावर्तन को कहा जाता है अनियमित परावर्तन। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। कोई कोई किताब में दिया होता है प्रदीप्त वस्तु तो बता दिए फ्रेंड्स। कोई कोई किताब में इसी चीज को दिया रहता है दीप्तिमान वस्तु। तो दीप्तिमान वस्तु का परिभाषा बोलेंगे कि वैसा वस्तु जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसको दीप्तिमान वस्तु बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल बोलूं तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य तारा, उसमें अपना
खुद का प्रकाश है, इसीलिए वह दीप्तिमान वस्तु है। और अदीप्तिमान वस्तु वैसा वस्तु जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उसको कहा जाता है अदीप्तिमान वस्तु। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि कौन कौन सा वस्तु में अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। जैसे कुर्सी टेबल, इसमें अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा भी कहें तो स्वयं का प्रकाश उसमें नहीं है, तो वह दीप्तिमान वस्तु नहीं है, वह अदीप्तिमान वस्तु है। तो फ्रेंड्स, अब आगे ऑफलाइन क्लास लेना है, इसीलिए मैं इस क्लास को यहीं तक छोड़ता हूँ। अगले में मैं बताऊंगा प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम होता है, उन दोनों को बताऊंगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करूंगा, अर्थात फार्मूला साबित करूंगा। उसके बाद बताऊंगा प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। फिर गोलीय दर्पण बताऊंगा, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, उसको बताऊंगा। फिर अवतल दर्पण का उपयोग बताऊंगा, उत्तल दर्पण का उपयोग बताऊंगा। फिर दर्पण सूत्र को साबित करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप हमसे बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स यू, धन्यवाद।